जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनडीए में जीएस के सिलेबस ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बिना टाइम जाया किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से पहले हम ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। जियोग्राफी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो वर्ड का मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी। इट मींस अर्थ के ऊपर बने हुए सारे रिलीफ फीचर्स और उन रिलीफ फीचर्स के बनने की प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी को फर्दर हम कई पार्ट्स में बांटते हैं। आइए एक एक करके सारे पार्ट्स की स्टडी करते हैं। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जियोग्राफी का रिलेवेंस क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है जियोग्राफी का हमारे जीवन में। आपके जीवन में क्या होगा जब आप ऑफिसर्स बनोगे। जैसे कि आप ऑफिसर्स बनते हो, आप किसी एरिया की तरफ अप्रोच करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, वहां की लैटिट्यूड, वहां की लॉन्गिट्यूड। जिस दिन आप उस एरिया की तरफ मूव कर रहे हो उस दिन उस एरिया का वेदर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप से जियोग्राफी एक कॉमन आदमी के लिए भी जरूरी होता है। रेनफॉल का एक टाइम होता है, रेनफॉल के बाद है तो क्लाउड्स एक टाइम पर बनते हैं, हवाएं एक ही जैसे चलती है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जियोग्राफी को हमने हमारे सिलेबस के अंदर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके रखा हुआ है। फर्स्ट फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड इंडियन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। नाम से क्लियर हो रहा है, हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स है उन फिजिकल फीचर्स की साइंटिफिक स्टडी ही फिजिकल जियोग्राफी है। अब फिजिकल जियोग्राफी के अंदर हम तीनों चीजें देखेंगे, हवा, पानी और जमीन। जैसे कि हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर कहां होता है, कितनी एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो कि अर्थ के इंटीरियर से चलती है, कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो अर्थ के बाहर से चलती है और अर्थ को मॉडिफाई करती है। उस सारी चीजों की स्टडी करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करेंगे ओशियनोग्राफी की। तो ओशियनोग्राफी के अंदर नाम से क्लियर हो रहा है, ओशियनोग्राफी के अंदर हम देखेंगे ओशियन साइंस। ये जो ओशियंस हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जिसके कारण हमें ब्लू प्लैनेट नाम दिया गया है, उन ओशियन का परसेंटेज कितना है, उन ओशियन का क्या सिग्निफिकेंट रोल है। अगर इतना ज्यादा परसेंट वो अर्थ का लेकर रखे हुए हैं तो कुछ तो उनका रोल होगा। तो हम उन ओशियंस के बारे में बात करेंगे ओशियनोग्राफी के अंदर। सो एक बार और देखें, क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स रिलीफ फीचर, एंड क्लाइमेट ओशियनोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियंस। ठीक है, तो एक एक करके सभी को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी हम यही सारे फिनोमिनास पढ़ेंगे, इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी, इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया की वाटर बॉडीज। तो पहले हम फिजिकल फीचर्स में इनको कंप्लीट करेंगे और फिर सारे के सारे फिजिकल फीचर्स को इंडिया के ऊपर लाद देंगे। इंडिया को एक केस स्टडी की तरह पढ़ेंगे जब हम इंडिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना है हमें। हम एनडीए किस देश की एग्जाम दे रहे, इंडिया की एग्जाम दे रहे, तो हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। यही सारे फैक्टर्स देखेंगे जो कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मेंशन किए हैं, उन्हीं को इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है, जियो, मॉर्फो एंड लॉजी। जियो अर्थ का मीनिंग होता है अर्थ, जियो वर्ड का मीनिंग होता है अर्थ। मोर्फो वर्ड का मीनिंग होता है मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन, और लॉजी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी। इट मींस अर्थ पर होने वाले सारे मॉडिफिकेशन की साइंटिफिक स्टडी इज जियोमॉर्फोलॉजी। एंड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वाज विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस वाज द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स के किस तरीके से यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर किस तरीके से अर्थ बनी, यूनिवर्स और अर्थ के बाद हम देखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, अर्थ जो होती है, जो हमारी अर्थ जब बन जाती है उसका मेजरमेंट कैसे होता है। अब अर्थ इतनी छोटी तो है नहीं कि हम उसे इंच टेप से नाप ले,
तो फिर कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन होगी जिनसे हम अर्थ का मेजरमेंट करेंगे? तो हम यहाँ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, जो कि अर्थ क्रस्ट से हमें यहाँ कई सारी चीजें दिखाई देती है। जब हम अर्थ की क्रस्ट पर हैं हम सभी, तो अर्थ क्रस्ट पर हमें रोड दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, माउंटेन दिखाई देती है, प्लेट्यू दिखाई देते हैं, प्लेन्स दिखाई देते हैं। तो क्या अर्थ के सेंटर तक ऐसे ही है? क्या अर्थ के कोर तक यही सारी चीजें हैं? तो हम अर्थ के इंटीरियर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमारी अर्थ सरफेस पर आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम उन 7 कॉन्टिनेंट्स के बनने का कारण देखेंगे। क्या पहले ही अर्थ जब बनी थी उसके पास 7 कॉन्टिनेंट थे, या वो बाद में बने? क्या पहले 6 कॉन्टिनेंट थे? क्या फ्यूचर में ये 7 के 8 हो सकते हैं क्या? इस तरीके से कौन से रीजन है जिसके कारण अर्थ पर एक कॉन्टिनेंट था तो उससे 7 कॉन्टिनेंट बने, और 7 कॉन्टिनेंट है तो शायद इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसे हम सिंपली द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट के बाद हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिज्म। प्लेट टेक्टोनिज्म के अंदर हम देखेंगे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी मेजर प्लेट्स हैं, कितनी माइनर प्लेट्स हैं, और यही मेजर और माइनर प्लेट्स जब एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करती है तो उससे क्या क्या होता है? धरती के जो अर्थ के सरफेस है उस पर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिज्म के अंदर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो कि हमारे टॉपिक का नाम भी है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर हम देखेंगे अर्थ सरफेस का मॉडिफिकेशन, और उस मॉडिफिकेशन की अलग अलग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस होगी जो कि अर्थ के इंटीरियर से आएगी, जिन्हें हम एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस कहेंगे। कुछ प्रोसेसेस ऐसी होगी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आएगी, उन्हें हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस बोलेंगे। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस ऑल्टर द अर्थ सरफेस फ्रॉम द आउटसाइड, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस ऑल्टर द अर्थ सरफेस फ्रॉम इनसाइड। ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, उनकी हम यहां पर बात करेंगे। फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हमारे नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को। नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स मतलब वो अनवांटेड फिनोमिना जो कि हमारे नेचर में ओकर हो जाते हैं, जिनकी हमें कभी जरूरत नहीं होती, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिज्म। हम अर्थक्वेक को देखेंगे, अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा होता है अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक किन एरिया के अंदर आता है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक। हम इन चीजों को देखेंगे। अर्थक्वेक के बाद हम वोल्केनो की बात करेंगे। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या होता है, और वोल्केनो से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं, कौन से लैंडफॉर्म अर्थ के बाहर बनते हैं। दैट इज इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। वोल्केनो के नेगेटिव इंपैक्ट जो कि आप सभी लोग जानते हो, बट व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ वोल्केनो, उनकी बात हम करेंगे। कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी है वोल्केनो की, जैसे कि इससे हमें अर्थ के इंटीरियर की स्टडी का पता चलता है। वोल्केनो से निकलने वाला लावा जब ठंडा होता है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक सोइल होती है, जिसके ऊपर कॉटन की खेती की जा सकती है, जिसके ऊपर सुगर केन लगाया जा सकता है, सोयाबीन लगाई जा सकती है, ग्राउंड नट लगाया जा सकता है। तो दीज आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। फिर वोल्केनिज्म के बाद ये जो हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द एटमॉस्फेयर साइंस, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी को ही हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब पहले हम देखेंगे ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है। अगर मैं अर्थ हूं और मैंने जो मेरे बदन पर कपड़े पहन रखे, ये कपड़े हैं एटमॉस्फेयर, और मैं हुआ अर्थ। उसी तरीके से ये हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ के एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम डिगेसिंग प्रोसेस की बात करेंगे, किस तरीके से वो धरती जो पहले आग का गोला हुआ करती थी वो आज रहने लायक प्लैनेट बना। वो एटमॉस्फेयर कैसे आया, कहां से ऑक्सीजन आई, कहां से नाइट्रोजन आई, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को कंपोज करते हैं। तो उसके अंदर हम गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट्स के बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या एटमॉस्फेयर नीचे से लेकर ऊपर तक सेम होता है या अलग अलग लेयर्स होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो हम सारी लेयर्स की बात करेंगे। लेयर्स की बात करने के बाद ये हमारा टॉपिक यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे देखेंगे इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, इनकमिंग सोलार रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलार रेडिएशन जो सन से हमारी अर्थ सरफेस पर आती है, उस इंसोलेशन की बात करेंगे। कौन से फैक्टर हैं
जो इंसोलेशन को इंपैक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम हीट बजट देखेंगे। हीट बजट मतलब कितनी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आती है और कितनी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ सरफेस से स्पेस की तरफ जाती है, उनका जो बैलेंस होता है उस बैलेंस की बात करेंगे, क्योंकि बैलेंस बनना बिल्कुल जरूरी है। अगर शॉर्ट वेवलेंथ जो सोलर एनर्जी वो कम आएगी और अर्थ से एनर्जी ज्यादा आएगी तो अर्थ ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और शॉर्ट वेव अगर ज्यादा आएगी और अर्थ से एनर्जी बाहर ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, तो अर्थ ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो उसी चीज की हम बात करेंगे यहां पर, जो बजट जिसे बोलते हैं, जिसे हम हीट बजट बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर, हमारी अर्थ का टेम्परेचर वर्टिकली किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे हम लोअर लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर का, या फिर लोअर मोस्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, जब हम उसमें ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर विल डिक्रीज बाय द रेट ऑफ 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। 6.5 डिग्री की रफ्तार से तापमान 1 किलोमीटर पर कम होता है। ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। तो यही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का। वहीं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जैसे इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब पोलार रीजन और पोलार रीजन, वहां तक टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है। तो टेम्परेचर के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किस चीज का? सर्कुलेशन ऑफ विंड। जो विंड्स होती है, विंड का सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे होता है। तो यहां पर हम अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स देखेंगे। दोस्तों प्रेशर बेल्ट, यहां पर जो प्रेशर वर्ड है, प्रेशर हमारे ऊपर जो लगता है दैट इज द प्रेशर ऑफ एयर, जिसे हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। तो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हाई प्रेशर होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर लो प्रेशर होता है। तो जिस एरिया पर हाई प्रेशर होता है, विंड वहां से हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो जहां पर हमारे ग्लोब के अंदर प्रेशर में डिफरेंसेस आएंगे, वहीं पर हवाएं चलने लगेगी। हाई प्रेशराइज्ड एरिया से लो प्रेशराइज्ड एरिया की तरफ विंड्स का मूवमेंट होगा। तो यही हम देखेंगे प्रेशर बेल्ट के अंदर। फिर प्रेशर बेल्ट्स के बाद हम एक एक विंड्स की स्टडी करेंगे। कुछ जो परमानेंट और प्लानेटरी विंड्स होती है, कुछ विंड्स होती है जिन्हें हम सेकेंडरी विंड्स या फिर सीजनल विंड्स बोलते हैं, और कुछ विंड्स होती है जिनको हम टर्सरी या फिर डायरनल विंड्स बोलते हैं। तो परमानेंट विंड्स के अंदर हम देखेंगे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलार ईस्टर्लीज। वहीं सीजनल विंड्स के अंदर हम देखेंगे मॉनसून एंड साइक्लोन्स। इन टर्सरी विंड्स के अंदर हम कुछ डायरनल विंड्स देखेंगे, जैसे माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड अदर लोकल विंड्स। कई सारी लोकल विंड्स भी होती है जो कि लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण चलने लगती है, जैसे कि लू। हम सभी ने देखा होगा कि जून के महीने में ऐसा बोला जाता, तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून। तो इस तरीके से जून का महीना आता है जब लू चलने लगती है। काल बैसाखी उसे बोला जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसी टाइप की लोकल विंड्स देश के कई सारे कोने में होती है, और वर्ल्ड में भी कई एरिया के अंदर लोकल विंड्स होती है। जैसे अमेरिका में चलती चिनूक, फोएन, जोंडा, ब्लीजार्ड, इस टाइप की कई सारी लोकल विंड्स होती है। उन लोकल विंड्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लोकल विंड्स के बाद हम देखेंगे क्लाउड्स। ठीक है दोस्तों, लोकल विंड्स के बाद हम स्टडी करेंगे क्लाउड्स के बारे में कि क्लाउड्स किस तरीके से बनते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहां पर हम इवापोरेशन देखेंगे। इवापोरेशन के बाद जब, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसी रेट के साथ इवापोरेटेड वाटर जब ऊपर जाएगा और उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वो वाटर कंडेंस होगा, और जब वाटर कंडेंस होगा तो बादल बनेंगे। बादल अलग अलग तरीके के बनेंगे। अगर बादल लो हाइट पर बने तो उनको हम कुछ और नाम देंगे, जैसे निम्बोस्ट्रेटस। अगर बादल हाईएस्ट पॉइंट पर बने या फिर जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हुई तो उनको हम सिरस क्लाउड नाम देंगे। कुछ ऐसे क्लाउड्स होंगे जो कि सिरस लेवल पे भी नहीं है और निम्बोस्ट्रेटस लेवल पे भी नहीं है, जो बीच में है, तो उनको हम ऑल्टो क्लाउड्स नाम देंगे। तो हम क्लाउड्स की स्टडी करेंगे। क्लाउड्स के बाद हम देखेंगे रेनफॉल के बारे में। अब देखो, जब बादल बनते तो बादल का अगला पॉइंट क्या आता है? बारिश का होना। तो क्लाउड्स के बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे रेनफॉल। रेनफॉल में हम देखेंगे कितने तरह की रेनफॉल होती है, जैसे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल, बादलों के, पहाड़ों के कारण बारिश का होना। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बाद नेक्स्ट होती है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, गर्मी के कारण बारिश का होना। और तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, कि साइक्लोन्स के आने से पहले बारिश का होना। तो साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और कॉन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करेंगे। हम रेन गेज इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, जो रेन गेज होता है जिससे बारिश को नापा जाता है, उस रेन गेज इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइक्लोन्स को। जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री, हमारी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। हमारे देश में जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 बार आते हैं, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। मतलब एक बार तो मॉनसून के पहले और दूसरी बार मॉनसून के बाद। तो हम साइक्लोन्स की बात करेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई साइक्लोन्स होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? जैसे टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं,
टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो टेम्परेट एरिया के अंदर आते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे अमेरिका में ट्रॉपिकल साइक्लोन को हेरिकेन्स कहा जाता है, कैटरीना कहा जाता है। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को इंडिया में नॉर्मली साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को साउथ चाइना सी के अंदर टाइफून्स कहा जाता है। उन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विली कहा जाता है। तो इन साइक्लोन्स की हम बात करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स। अब इतना जो स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने प्रेशर देखा, हमने टेम्परेचर देखा, हमने क्लाउड्स देखे, रेनफॉल देखी, तो इन सबकी बुनियाद पर कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन बने हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर, उन क्लाइमेटिक रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ग्रासलैंड्स देखेंगे, जैसे सेल्वास, पेम्पास, लानोस, स्टेपीज, प्रेरीज, कैंटाबरी, ऐसी ग्रासलैंड की बात करेंगे। ग्रासलैंड के बाद हम यहाँ पर डेजर्ट की बात करेंगे, कौन कौन से डेजर्ट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करेंगे, बोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे ओशनोग्राफी के बारे में। तो ओशनोग्राफी के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन। देखो दोस्तों, क्या होता है, ओशन हमारी अर्थ का 71% एरिया कवर किया हुआ है। तो उस 71% एरिया के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर क्या है। और ओशन का हमारे लिए इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज्यादा। कैसे कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 29% एरिया है जिसके ऊपर हम रहते हैं। दैट 29 एरिया इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू वेंचर टुवर्ड्स द ओशन। हमें समंदर के अंदर जाना होगा, कई रिसोर्सेस का पता करना होगा, कई रिसोर्सेस के बारे में जानना होगा, कई एनर्जी के सोर्स पता करने होंगे, मिनरल रिसोर्स पता करने होंगे, फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें पता करनी होगी। इसलिए ओशन की स्टडी की जाती है। तो ओशनोग्राफी के अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे वाटर इंडेक्स। वाटर इंडेक्स के अंदर हम बात करेंगे किस किस एरिया के अंदर कितना कितना वाटर है। जैसे ओशन के अंदर 71 to 29% लैंड पर, फिर लैंड के भी फ्रेश वाटर के में कितना है, लैंड के ऊपर कितना वाटर लेक के अंदर है, कितना ग्लेशियर्स के अंदर है, कितना ग्राउंड वाटर है, कितना रिवर्स के अंदर है। दैट इज द वाटर इंडेक्स। वाटर इंडेक्स के बाद हम बात करेंगे डीप सी प्लेन के बारे में। डीप सी प्लेन क्या होते, देखो पहले ऐसा महसूस किया जाता था कि ओशन एक टब की तरह होगा जिसमें पाव रखो वो पूरा एकदम से अंदर से प्लेन। बट जब स्टडीज होने लगी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब सबमरीन्स ओशन के अंदर चली थी, तो उनको अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिले थे ओशन के अंदर। तो उन्हीं रिलीफ फीचर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर डीप सी प्लेन के अंदर। फिर हम देखेंगे ओशन टेम्परेचर। ओशन टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली कितना होता है, वर्टिकली कितना होता है। फिर ओशन सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब ओशन के अंदर कितने परसेंट सोल्ट है, सोल्ट का परसेंटेज ओशन के अंदर कितना है, उसी सैलिनिटी की बात करेंगे। सैलिनिटी की बात करने के बाद हम यहाँ देखेंगे ओशन करंट्स को, कि ओशन करंट्स क्या होते हैं और ओशन करंट्स कैसे चलते हैं, किसी एरिया को ओशन करंट्स किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करेंगे ओशन करंट्स के। फिर हम ओशन टाइड्स की बात करेंगे। और ओशन टाइड्स में क्या होता है, जब मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लगता है तो अर्थ का वाटर बल्ज बन जाता है और वहां पर टाइड्स आ जाती है। तो टाइड्स कैसे आती है, उसके मैकेनिज्म क्या है और वो किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से हमारे रूटीन को चेंज करती है, उस बारे में हम बात करेंगे टाइड्स के अंदर। फिर हम मराइन रिसोर्सेज की बात करेंगे। मराइन रिसोर्सेज के अंदर हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे जिसमें हम एनर्जी को लेंगे, मिनरल्स को लेंगे और कुछ बायोटिक रिसोर्सेज को लेंगे। रिसोर्सेज के बाद हम यहाँ देखेंगे मेरीटाइम लॉ। मेरीटाइम लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री को कितना कितना पानी अलाउ किया गया है। जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया जो हमारा कुछ इस तरीके से, इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। तो क्या पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है? और पूरा इंडियन ओशन के बाद जैसे साउथ चाइना सी, तो क्या साउथ चाइना सी में चाइना नाम होने की वजह से वो पूरा चाइना का है क्या? क्या इंडियन ओशन पूरा इंडिया नाम होने की वजह से इसका है क्या? जी नहीं। तो कितना कितना किस कंट्री को शेयर मिला है उसके बारे में हम यहां पर मेरीटाइम लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज ने कौन सी कंट्री को कितने कितने जोन्स में बांट रखा है और किस कंट्री को कितने नॉटिकल माइल्स तक वेंचर करने के लिए अलाउ कर रखा है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। फिर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में अभी जो हमने देखा वो सब था फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने ओशनोग्राफी कंप्लीट किया, जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया और क्लाइमेटोलॉजी। अब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट,
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया जो कंट्री हमें यहां दिख रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर, तो उसी फिजियोग्राफी के अंदर हम यहां पर देखेंगे द माइटी हिमालय, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इस टाइप से हम जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स है हमारी कंट्री के अंदर उन फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन के बाद हम देखेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नदियां, हम इंडिया का ड्रेनेज देखेंगे, उसमें हम हिमालयन रिवर देखेंगे और पेनिनसुलर रिवर देखेंगे। हिमालयन रिवर को हम पेरेनियल रिवर भी कहेंगे और पेनिनसुलर रिवर को हम सीजनल रिवर भी कहेंगे। तो हिमालयन रिवर पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर पेनिनसुलर रिवर पूरी कंप्लीट करेंगे। पेनिनसुलर रिवर को भी हम दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी नदियां पूरब की तरफ बहती है, कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, तो हम ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसे हम ड्रेनेज ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंदर हम इंडियन मॉनसून देखेंगे। इंडियन मॉनसून के बाद कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है। इन तीनों सीजन के बीच में दो ट्रांजिशनल जोन होते हैं जिनको ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया, मतलब अगर यदि हमारे देश में बारिश हो गई तो बारिश हो जाने के बाद किस एरिया के अंदर बारिश के कारण कितने जंगल बनते हैं। जैसे वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न साइड है यहां पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, वहीं वेस्टर्न इंडिया की तरफ हमें ज़ेरोफाइट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो रेनफॉल के बाद हम बात करेंगे इंडिया के वेजिटेशन के बारे में। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सोइल ऑफ इंडिया। सोइल ऑफ इंडिया में हम देखेंगे एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, मार्शी सोइल, इस टाइप की सारी सोइल्स की बात करेंगे। इसमें सैंडी सोइल भी होगा, कौन सी सोइल के अंदर किस केमिकल का परसेंटेज ज्यादा है, किस केमिकल का परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है, कौन सी क्रॉप उस सोइल के ऊपर ज्यादा अच्छी से लग सकती है, इस बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के अंदर जैसे कि हम सोइल कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया के अंदर टोटल कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बना रखे हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं। फिर हम क्रॉप्स की बात करेंगे, क्रॉपिंग सीजन की बात करेंगे जो इंडिया के अंदर होता है। फिर एक एक क्रॉप की बात करेंगे, जैसे वीट, जैसे राइस, मेज, सोरगम, इस टाइप की हम क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे मिनरल एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स जो होंगे, मिनरल्स में हम पहले तो जियोलॉजी देखेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कहां कहां कौन कौन से मिनरल्स मिलने चाहिए, और उसके बाद हम अलग अलग मिनरल्स और अलग अलग मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। जैसे देश के दक्षिणी एरिया में जहां पर हमें आयरन का ज्यादा और मिलता है उस जगह की बात करेंगे, जैसे कुद्रेमुख, मयूरभंज, इन एरिया की बात करेंगे। वहीं हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कोडरमा जो जगह बोली जाता है दैट इज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इन मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल्स के बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है। तो ऑन द डिफरेंट बेसिस हम अलग अलग इंडस्ट्रीज देखेंगे। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कई टाइप की होगी, जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कुछ गवर्नमेंट की होती है, कुछ प्राइवेट की होती है, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से मिलकर जॉइंट सेक्टर से इंडस्ट्री बनाई जाती है, कुछ कॉटेज इंडस्ट्री होती है जो घर में बनाई जाती है। तो इस टाइप से हम एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स वर्ड सभी कुछ को कवर करके रखे हुए, जहां मैं हूं, जहां आप है, जहां हम सब है, हम सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड भी कहा जाता है। तीन वर्ड है जो कि मिलकर यूनिवर्स को सबसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं, दैट इज फिजिकल मैटर, एनर्जी एंड टाइम। फिजिकल मैटर के अंदर हम देखते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लैनेट, हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब कुछ फिजिकल मैटर के अंदर आता है। एक छोटे से छोटे एटम से लेकर तो एक बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं एनर्जी, जो सन से एनर्जी धरती तक आती है, जिसके कारण सुबह होती है, जिसके कारण शाम होती है, दैट इज द एनर्जी। नेक्स्ट टाइम, तो हम
टाइम की बात करेंगे जब सन राइज होता है, सन सेट होता है, अर्थ जब रोटेशन करती है, अर्थ जब रिवॉल्यूशन करती है, तो किस टाइप से टाइम में चेंज आता है, रोटेशन के टाइम रोटेशन के कारण जो टाइम में चेंज आएगा उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ देखेंगे फिजिकल मैटर्स। फिजिकल मैटर्स के अंदर हम क्या आते हैं, फिजिकल मैटर्स के अंदर सारे प्लैनेट, सारे स्टार्स, सारी गैलेक्सी और एक प्लैनेट अर्थ के ऊपर की सारी माउंटेन, सब कुछ फिजिकल मैटर्स के अंदर आएगा। फिर एनर्जी, एनर्जी जो सन से आती है, एनर्जी जो बाकी के स्टार से आती है, उस एनर्जी की बात करेंगे। फिर टाइम, टाइम जो रेगुलर हमारी धरती पर होता है, जो क्लॉक्स मूव करती है सन के मूवमेंट के, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ होगा। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड शब्द जो सब कुछ अपने अंदर कवर करके रखे हुए हैं, उस यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ होगा। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। पहला जियोसेंट्रिक और दूसरा हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थॉट्स दिया गया था टोल्मी द्वारा। टोल्मी एंशिएंट इंडिया में इन्होंने कहा था कि दैट द अर्थ इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। मतलब अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है और सारी सेलेस्टियल बॉडीज इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। यह था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। दूसरा था हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कोपरनिकस ने 1543 एडी के अंदर दिया था। इसमें उन्होंने बोला था दैट सन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो ये था हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और ये था हमारा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट टोलेमी ने दिया था और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कोपरनिकस ने दिया था। फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवेनली बॉडी। हेवेनली बॉडीज के बेसिस पर यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले तो ऐसा बोला जाता है कि एक ही टाइनी बॉल होगी जिससे फूटकर पूरा यूनिवर्स बना, तो वो हो जाएगा मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ एक हेवेनली बॉडी, समझो कि एक पत्थर है, उस एक पत्थर के टूटने से पूरा यूनिवर्स बना, सो दैट इज द मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, दो पत्थर थे या फिर दो हेवेनली बॉडीज थी जिनके टकराने से, जिनके दूर जाने से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट इज द ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट मोनेस्टिक जिसमें सिर्फ एक हेवेनली बॉडी, दूसरा ड्यूअलिस्टिक जिसमें दो हेवेनली बॉडीज आती है। इसके बाद हम देखते हैं गैसियस हाइपोथेसिस को जानने से पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर होता है। हाइपोथेसिस जो होती है वो भी एक साइंटिफिक अजम्पशन होता है, बट उसे एक एविडेंस नहीं मिलता, वो प्रूफ्ड नहीं होती। वही जो थ्योरी होती है, थ्योरी भी एक साइंटिफिक अजम्पशन होता है और एविडेंसेस की बुनियाद पर वो प्रूव्ड होती है। तो इसीलिए थ्योरी को ज्यादा माना जाता है, बाकी हाइपोथेसिस भी गलत नहीं होती। तो सबसे पहले हम अर्थ के ओरिजिन के रिगार्डिंग हाइपोथेसिस की बात करेंगे, गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस दी गई थी इमैनुअल कांट द्वारा 1755 में। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे इमैनुअल कांट, जिन्होंने 1755 में यह हाइपोथेसिस दी थी। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा पूरा यूनिवर्स एक बादल के अंदर था पहले, जिसे उन्होंने इस तरीके से शो किया। एक क्लाउड था जो कि कोल्ड पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसे नाम दिया नेब्यूला, नेब्यूला। तो ये जो नेब्यूला था, ये नेब्यूला कोल्ड पार्टिकल से बना हुआ था और सारे पार्टिकल्स मोशनलेस थे। कुछ टाइम बाद नेब्यूला ने अपनी एक्सिस पर रोटेशन स्टार्ट कर दिया। जब नेबुला अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा था तो ड्यू टू ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसी नेबुला के अंदर से 9 रिंग्स सेपरेट हो गई। जैसे ये नेबुला है, इस नेबुला के अंदर से इस टाइप से 9 रिंग सेपरेट हो गई और जो रिमेनिंग पार्ट था नेबुला का वो अपनी जगह पर घूमने लगा। तो वही 9 रिंग्स आगे जाकर 9 प्लैनेट्स बन गए और जो रिमेनिंग पार्ट था नेबुला का वो बन गया सन, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। अब इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस के कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला क्रिटिसिज्म था उनका कि वो यह नहीं बताए थे कि ये नेबुला इस यूनिवर्स में आया कैसे। फर्स्ट कि ये नेबुला के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये यूनिवर्स में नेबुला कहां से आया। दूसरा, जब कोल्ड पार्टिकल्स के टकराने से इतनी हॉट एनर्जी जनरेट हो ही नहीं सकती जितनी कि आज हमारे अर्थ पर के इंटीरियर में है, सन के इंटीरियर में है, दैट इज 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड।
तो कोल्ड पार्टिकल्स के आपस में टकराने से इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद अगली हाइपोथेसिस देखते हैं हम। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट के एक स्टूडेंट लेप्लेस ने दी थी। लेप्लेस ने बताया था कि दैट द नेबुला वाज मेड अप ऑफ वार्म पार्टिकल्स। इमैनुअल कांट ने बोला था कि नेबुला कोल्ड पार्टिकल से बना। वो कोल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स को बिलोंग करते थे। उन्हीं के स्टूडेंट ने बोला नहीं, नेबुला वार्म पार्टिकल से बना है, वार्म गैसेस से बना है। तो उन्होंने बोला कि ये नेबुला बना था हाइड्रोजन और हीलियम से। फिर नेबुला अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लगा। रोटेट करने के बाद ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी नेबुला के अंदर से 9 रिंग्स अलग होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक रिंग अलग हुई, और वही एक रिंग के अंदर से 9 प्लैनेट्स बने, जो कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे। ये नेबुला अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। रोटेशन के कारण इसके अंदर से एक रिंग अलग हुई और उसी एक रिंग के अंदर 9 प्लैनेट्स बने। और इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स आए अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट एंड लेप्लेस। लेप्लेस की हाइपोथेसिस की भी वही दिक्कत, पहली क्या कि वो ये नहीं बता पाए कि ये नेबुला कहां से आया था। इसी टाइप से और भी इनके क्रिटिसिज्म है जो जिनको हम आगे कभी देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रिलेवेंट नहीं है नवंबर के कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोथेसिस की, दैट इज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी गई थी चेम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा। चेम्बरलिन एंड मोल्टन ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी थी। अब यहां पर आपके सामने एक चीज आ रही है जो आप देख सकते हो कि यहां पर 2 हेवनली बॉडी है। अभी सिर्फ एक नेबुला था तो वो था मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, यहां पर 2 हेवनली बॉडी, तो ये है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि एक था सन, उस सन को नाम दिया गया बच्चों प्रोटोसन। प्रोटोसन एक था हमारा प्रोटोसन और दूसरा था इंट्रूडिंग स्टार। तो इंट्रूडिंग स्टार जब पास हो रहा था इस सन के नजदीक से, तो इसी इंट्रूडिंग स्टार ने सन के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। और जैसे इंट्रूडिंग स्टार ने सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो सन के अंदर से कई सारे पार्टिकल डिटेच्ड होकर स्पेस में स्कैटर्ड हो गए। ये जो सन है, इस सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इस स्टार ने, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इतने सारे प्लैनेटेसिमल्स टूटकर बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लगे, और रोटेट होते होते धीरे धीरे हमारे प्लैनेट्स बने। ये अलग हाइपोथेसिस थी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे थे क्योंकि वो ये नहीं बताए थे कि ये प्रोटोसन कहां से आया, ये इंट्रूडिंग स्टार कहां से आया, इस टाइप का इंट्रूडिंग स्टार फिर दूसरी बार क्यों नहीं आया। इस टाइप से इनके भी कई ड्रॉबैक्स थे। अगली हाइपोथेसिस की हम बात, अगली हाइपोथेसिस नहीं, अगली थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग। इसमें बोला गया था कि 13.6 बिलियन ईयर एगो एक एक्सप्लोजन हुआ था, और उस एक्सप्लोजन के कारण हमारा यूनिवर्स बना। उससे पहले हमारा सारा यूनिवर्स एक टाइनी बॉल के अंदर था। सारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स है, हम सभी लोग इस टाइनी बॉल के अंदर थे, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। सडनली यहां पर बिग बैंग होता है, एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद सारे प्लैनेट्स आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप यहां डायग्राम में देखो, ये थी टाइनी बॉल, यहां पर एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के कारण सारी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनने लगे। तो ये बोला था सर जॉर्ज लेमेत्री ने, जो कि बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे, उनने इस बारे में बताया था। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज देने के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उनको नोबेल प्राइज मिल नहीं पाया, बट ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब इसमें क्या बोला था कि जैसे ही बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग का एविडेंस क्या है, तो उसका एविडेंस दिया था सर एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने बताया था, उनके पास एक टेलीस्कोप था, अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हब्बल, वो रोज अपने गार्डन से स्टार्स को देखते थे, गैलेक्सी को देखते थे, रोज उनकी एक्सरे इमेज क्लिक करते थे। तो उनको ये पता चलता था कि आज जो गैलेक्सी यहां है, कल वो गैलेक्सी आगे होगी, और अगले दिन देखा तो वही गैलेक्सी और आगे थी। मतलब जैसे एक बलून होता है, बलून के अंदर हम जैसे हवा देते सारे डॉट्स दूर दूर जाने लगते, एग्जैक्टली सेम बोला था एडविन हब्बल ने कि
कुछ इस टाइप से, जो स्टार्स कल यहां थे अगले दिन वही स्टार्स यहां आ गए, उसके नेक्स्ट डे स्टार्स यहां आ गए, मतलब स्टार्स की जो लोकेशन थी रेगुलरली इंक्रीज हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं टाइम के पीछे जाता हूं तो टाइम के पीछे जाने पर ये सारे के सारे स्टार, सारे के सारे प्लैनेट्स किसी एक पॉइंट से निकले होंगे, एंड दैट पॉइंट इज द टाइनी बॉल, जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसी टाइनी बॉल से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। और इसके लिए कुछ और भी बातें हुई थी। द एक्सपांशन रिमेन कंटिन्यू टिल डेथ, आज तक वो जो एक्सपांशन है वो बढ़ रहा है, और इसी एक्सपांशन को, जो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रही है, उसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, नाम दिया गया है। जो दो गैलेक्सी के बीच की जो दूरी रेगुलरली बढ़ रही है उसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। फिर इस एक्सपांशन के साथ साथ जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन के नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर पहला एटम बना था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने मिलकर पहला एटम बनाया। एटम बनने के बाद धीरे धीरे पार्टिकल्स कंडेंस होने लगे, कंडेंस होने के साथ साथ स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। तो ये हाइपोथेसिस दी थी सर, ये थ्योरी दी थी सर जॉर्ज लेमेत्रे ने, और इसके एविडेंस दिया था सर एडविन हब्बल ने, और इसे आज तक की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सोलार सिस्टम के बारे में। ये जो सोलार सिस्टम है, देखो यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। इन द यूनिवर्स देयर आर 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और उन्हीं में से एक स्टार है सन, और उसी सन की फैमिली का एक मेंबर है अर्थ, जिस अर्थ पर आप में हम सभी हैं। तो हम बात करते हैं इस सोलार सिस्टम के बारे में। तो सोलार सिस्टम का सबसे पहला मेंबर है सन। सन के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहां पर मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स, अर्थ, वीनस और मर्क्यूरी को सेपरेट करता है दूसरे प्लैनेट से, और यहां पर दो अलग अलग टर्म यूज की जाती है दोनों प्लैनेट के लिए, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। जो प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है उन प्लैनेट्स को हमने नाम दिया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरे प्लैनेट को हमने नाम दिया जोवियन प्लैनेट, जो कि हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है। जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है उन्हें हमने इनर प्लैनेट कहा, इनर प्लैनेट, और वही जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है उन्हें हमने आउटर प्लैनेट कहा। जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है दे आर दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विथ रॉकी क्रस्ट, उनकी जो क्रस्ट है वो रॉकी है। वही जो जोवियन प्लैनेट है उनकी क्रस्ट गैसियस है, वो गैस से बने हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट रॉक से बने हुए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट साइज में छोटे हैं, जोवियन प्लैनेट साइज में बहुत बड़े हैं। सो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। अगेन हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सोलार सिस्टम के अंदर हमने प्लैनेट्स देखे। इन प्लैनेट्स में जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होते दैट आर द इनर प्लैनेट्स, और जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर होते दैट आर द आउटर और जोवियन प्लैनेट। अब हम बात करते हैं सन के बारे में, सन की एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं, सन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो एक सेकंड, ठीक है, सन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट ईयर के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर एक यूनिट होती है जिससे हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि ये पहली बात तो ये डिस्टेंस मेजर करने का है, इससे टाइम मेजर नहीं होता, क्योंकि ईयर नाम आ रहा है तो आप उससे यह समझकर कंफ्यूज मत होना कि हम इससे कोई टाइम मेजर कर रहे हैं। लाइट ईयर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पहली बात तो। दूसरा कि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइट आती है वो लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो वही लाइट 1 साल के अंदर कितने किलोमीटर चलेगी? सर दर्द कर देने वाला कैलकुलेशन हमारे सामने आएगा कि 1 सेकंड के अंदर जो 3 लाख किलोमीटर आगे बढ़ेगी वही 1 साल के अंदर कितना बढ़ेगी। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, दैट इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर इन 1 ईयर, इतना ट्रेवल करती है लाइट। और यही लाइट ईयर हम यूज करते हैं दो सेलेस्टियस बॉडी के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है दैट इज 1.49,
मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी है अर्थ और सन के बीच में। तो इसको मैं किलोमीटर से तो मेंशन करूंगा नहीं, इंच टेप से तो मेंशन करूंगा नहीं, तो इसे मेजर किया जाता है लाइट ईयर के थ्रू। तो लाइट ईयर से पता चलता है कि अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी। इसी तरीके से बाकी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी है, उन सारी सेलेस्टियल बॉडीज की सन से दूरी, उनकी आपस में दूरी, गैलेक्सी का डायमीटर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लाइट ईयर से मेजर की जाती है। तो लाइट ईयर एक ऐसी यूनिट है जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है, टाइम मेजर करने के लिए नहीं होती है। लाइट ईयर के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन, हमारे सन का स्ट्रक्चर। अब सन के स्ट्रक्चर के अंदर पहली बात तो ये दैट सन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर बसा हुआ है सन, जो कि सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। हमारी अर्थ सरफेस पर जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का सोर्स भी सन ही है। तो आज इस सन के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात, इट इज सिचुएटेड इन द सोलर सिस्टम। सेकंड, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। कई सारी हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है सन, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन स्प्लिट होती है हीलियम में, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और हीलियम बनता है। और हीलियम, इस न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ साथ कई सारी एनर्जी निकलती है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में, और वो एनर्जी सन से लेकर हमारी अर्थ तक आती है। तो सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। उसके बाद सन इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एज ऑफ द सन इज 5 बिलियन ईयर। अच्छा, एज ऑफ द यूनिवर्स इज 13.6 बिलियन ईयर। जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था तभी से यूनिवर्स की एज स्टार्ट हो गई। उस 13.6 बिलियन ईयर के बाद 5 बिलियन ईयर में सन बना था। तो एज ऑफ द सन इज 5 बिलियन ईयर एंड द डेंसिटी ऑफ सन इज 100 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मास में पार्टिकल्स आते हैं वो उस चीज की डेंसिटी होती है। जैसे एक क्यूब है, यहां पर इस क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितना मास है। अगर यदि 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है, अगर मैं सन की सरफेस से इसे फिल करूं तो इस 1 सेंटीमीटर के क्यूब को जब मैं मेजर करूंगा तो इसका मास निकलेगा 100 ग्राम। एक क्यूब जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर की है, उस क्यूब को अगर यदि सन के ऊपर जो भी मिट्टी होगी या फिर जो भी कॉस्मिक पार्टिकल्स होंगे उनसे अगर उसे फिल किया जाए तो उस क्यूब का जो किलोग्राम होगा, उस क्यूब का जो मास होगा, उस क्यूब का जो वेट होगा, वो वेट होगा हमारा 100 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद हम सन के टेम्परेचर की बात करते हैं। तो सन का जो कोर है, उस कोर का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सन के कोर के अंदर होता है। अब ये तो सन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम सन की एनाटॉमी भी जान लेते हैं, सन का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। तो सन के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम सन की आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं। सन की नहीं, सन के एटमॉस्फेयर की। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसे ही सन का एक एटमॉस्फेयर है। तो सन के एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है कोरोना। जी हां दोस्तों, ये वही कोरोना है जिसका नाम हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर सन के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर की तरह अपीयर हो रहा था। तो वहां से उस वायरस को नाम दिया था कोरोना। तो कोरोना जो है वो सन का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है और कोरोना जो है वो एक डिसीज भी है। तो कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। कोरोना के बाद जो दूसरी लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज द क्रोमोस्फियर। दिस वन इज कोरोना। और कोरोना के बाद जो सेकंड लेयर है दैट इज द क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर के बाद हम जब और सन के अंदर जाते हैं, अगर हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि अगर हम जा सके, तो जब हम क्रोमोस्फियर से और अंदर इंट्रूड करेंगे तो हम जाएंगे फोटोस्फियर पर। एंड फोटोस्फियर इज दिस सरफेस ऑफ द सन। जो सन का सरफेस है, जैसे अर्थ की सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं, वैसे ही सन की सरफेस को हम
फोटोस्फीयर बोलते हैं। और फोटोस्फीयर पर दोस्तों 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर के बाद जब हम और अंदर जाएंगे तो वहां पर आएगा कॉन्वेक्शन जोन। और ये जो कॉन्वेक्शन जोन रहेगा, इस कॉन्वेक्शन जोन के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने के बाद एनर्जी आएगी क्रोमोस्फीयर में, क्रोमोस्फीयर से जाएगी कोरोना के अंदर, और कोरोना से फिर वो स्पेस में ट्रांसमिट होगी। जो एनर्जी होगी वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी, हर प्लैनेट्स के पास जाएगी, मर्क्यूरी के पास, वीनस के पास। तीसरा जो प्लैनेट है जिसे प्लैनेट अर्थ भी कहते हैं, और वो प्लैनेट जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो दिन होते हैं, हमारे यहाँ सूरज के ढल जाने के बाद जो रात होती है, वो इसी कॉन्वेक्शनल जोन से निकली हुई एनर्जी के कारण होती है। और कॉन्वेक्शनल जोन के भी और इंटीरियर में जाए तो फिर आता है रेडियो एक्टिव जोन। जो रेडियो एक्टिव जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज होता है हीलियम के अंदर, हाइड्रोजन टूट जाता है हीलियम के अंदर। जब ये फ्यूजन रिएक्शन होती है तो एम्पल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी एम्पल अमाउंट में रिलीज होती है वही एनर्जी अर्थ की तरफ और बाकी सारे प्लैनेट्स की तरफ मूव करती है। अर्थ की तरफ आती है, उसमें से कुछ हार्मफुल रेस भी होती है, कुछ ऐसी रेस होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, कुछ ऐसी रेस होती है जो हमें नुकसान पहुंचाए, जैसे एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। ये ऐसी किरणें हैं सन की जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है, और इनसे हमें हमारी अर्थ के ऊपर बना हुआ एटमॉस्फेयर बचाता है। एटमॉस्फेयर जिसके बारे में मैंने क्लाइमेटोलॉजी में जिक्र किया था। जब हम क्लाइमेटोलॉजी को डीप में देखेंगे तब हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। तो वही एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्शन मिलती है ओजोन लेयर से। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन, और ओजोन मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है, उसके अंदर ओजोन मिलती है, और उसी ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से। तो जो अल्ट्रावायलेट रेस सन से आ रही है उससे हमें कौन बचा रहा है? ओजोन। और ये अल्ट्रावायलेट रेस कहां से निकल रही? इस रेडियो एक्टिव जोन से। फिर रेडियो एक्टिव जोन के बाद और डीप में चलते हैं, फिर आता है कोर। जैसे हमारी अर्थ का भी एक कोर है जो एकदम सेंटर के सराउंड में है, एग्जैक्टली सेम सन के सराउंड में भी कोर है, और उस कोर का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैंने यहां पर मेंशन करके रखा हुआ है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ऑफ सन सेंटर। सन के सेंटर का यही टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये था हमारे सन के बारे में। अब आगे हम और बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने यूनिवर्स देखा, यूनिवर्स में कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के अलग अलग बेसिस पर देखा। जैसे टोल्मी और कोपरनिकस ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस देखी, एक थ्योरी देखी, एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट देखा, एक ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट देखा, सोलर सिस्टम देखा, सन देखा। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लू प्लैनेट के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम अर्थ का मेजरमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से अर्थ को मेजर किया गया है। अब अर्थ छोटा सा एक बॉल तो है नहीं, जैसे कि आपकी टेनिस की बॉल होती है। अर्थ एक लार्ज सेलेस्टियस बॉडीज है। तो उस सेलेस्टियस बॉडी को मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, और उन इमेजिनरी लाइन को लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लेटीट्यूड्स जो ये वाला ग्लोब है, इसके अंदर आपको लेटीट्यूड शो हो रही है, और इस वाले ग्लोब के अंदर आपको लॉन्गिट्यूड शो हो रही है। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो तो डिफरेंस आप खुद समझ जाओगे दैट लेटीट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड्स आर दी वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, लेटीट्यूड नॉर्थ 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ और 0 डिग्री से साउथ की तरफ। मतलब लेटीट्यूड जो होती है वो नॉर्थ और साउथ चलती है, और लॉन्गिट्यूड जो होती है वो ईस्ट और वेस्ट चलती है। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या रोल क्या होता है? पहला रोल तो मैंने खुद आपको बता दिया कि अर्थ को मेजर करने के लिए हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। दूसरा, जब हमें किसी एरिया पर जाना हो, किसी एरिया की जीपीएस के बारे में हम पता करते हैं, किसी एरिया के लोकेशन के बारे में हम पता करते हैं, तो हमारी लोकेशन की भी एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगी। देखो इस मैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड है, और इस मैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड है। अब हम एक मैप बनाते हैं जिसके अंदर ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स और ये हो गए लेटीट्यूड्स। ठीक है,
लॉन्गिट्यूड्स जो यहां पर है देट आर ऑन वाई एक्सिस, और लेटिट्यूड्स जो यहां पर है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर यदि आप एक पॉइंट पर खड़े हो, सपोज इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइक 3 and 2, और आपको जाना इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 and 1। तो आपको 3 and 2 से 4 and 1 की तरफ जाना है, तो आपको एक्चुअल लोकेशन का पता चल गया ग्राफिकल मेथड से। आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिले, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिला कि आप कौन सी लेटीट्यूड और कौन सी लॉन्गिट्यूड पर खड़े हो। तो हम हमारी लोकेशन से उस लोकेशन को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू तलाशते हैं जहां हमें जाना होता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का और भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस बारे में हम बात करते हैं। लेटीट्यूड्स जो होती है, लेटीट्यूड्स डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो लेटीट्यूड होती है, लार्जेस्ट लेटीट्यूड होती है जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। जो लेटीट्यूड मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है, ये लेटीट्यूड हमारी अर्थ सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहीं पर जो सदर्न पार्ट है इट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, जो कि सबसे बड़ी लेटीट्यूड है, वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड भी हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। लॉन्गिट्यूड हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लॉन्गिट्यूड जिसमें से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन बाइफरकेट अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री लेटीट्यूड जो कि मेरे राइट हैंड पर है, यह भी अर्थ को 2 पार्ट में क्लासिफाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। आइए डीप में एक एक को देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेटीट्यूड की। लेटीट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे ये हमारी अर्थ का सेंटर है, हमारी अर्थ के सेंटर से किसी भी प्लेस की जो डिस्टेंस होगी नॉर्थ टू साउथ, वो बनेगी लेटीट्यूड से। जैसे ये एरिया है, अगर ये 20 डिग्री है, तो अर्थ के सेंटर से यहां का जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री होगा। यहां पर की अगर ये लोकेशन 45 डिग्री है, तो अर्थ के सेंटर का एंगल बनेगा 45 डिग्री। ये जो लोकेशन है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पोल है ऑब्वियसली। तो 90 डिग्री पोल की अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो जो लेटीट्यूड्स होती है वो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट का, नॉर्थ टू साउथ। पहले भी मैंने बताया आपको, लेटीट्यूड नॉर्थ टू साउथ काम करेगी, लॉन्गिट्यूड जो होगी ईस्ट टू वेस्ट काम करेगी। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है लेटीट्यूड से रिलेटेड। पहले तो लेटीट्यूड को ही डिफाइन किया हुआ है दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट सेंटर से लेकर, वही लेटीट्यूड है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद देयर आर टोटल 181 लेटीट्यूड्स। अच्छा, 181 लेटीट्यूड्स कहां से हुई? ये हो गया हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री से नॉर्थ टोटल है 90 लेटीट्यूड्स, 1 2 3 4 ऐसे टोटल 90। एग्जैक्टली सेम 90 कहां पर है? साउथ में। 90 प्लस 90 180 एंड 1 0 डिग्री। तो टोटल लेटीट्यूड्स कितने हुई? टोटल लेटीट्यूड्स आर 180। हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर टोटल 181 लेटीट्यूड्स हैं। टोटल 181 लेटीट्यूड्स। लार्जेस्ट लेटीट्यूड कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो द लार्जेस्ट लेटीट्यूड इज इक्वेटर, और इक्वेटर अर्थ सरफेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड ऑन प्लैनेट अर्थ। दूसरी बात, सारी लेटीट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल है। आप खुद देख रहे होगे ये लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करती है, ना ये लाइन इसको टच कर रही, ना ये इसको टच कर रही, ना ये इसको। हर लेटीट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल है, अनलाइक लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे से जाकर मिल जाती है।
बट लेटीट्यूड्स कभी नहीं मिलती। लेटीट्यूड्स हमेशा पैरेलल होती है। सबसे बड़ी लेटीट्यूड होती है 0 डिग्री इक्वेटर। वो 0 डिग्री इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं या फिर जैसे हम साउथ में जाते हैं, वो लेटीट्यूड्स की लेंथ डिक्रीज होती जाती है। जो लेटीट्यूड से जो सर्कल बनता है ना, वो सर्कल पोल तरफ जाते जाते छोटा होता जाता है और इक्वेटर पर वही सर्कल बड़ा होता है। लेटीट्यूड का एक और इंपॉर्टेंट रोल, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, दैट लेटीट्यूड इंडिकेट द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। अब क्लाइमेट जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स के बारे में जानते हैं। पहला तो आप सभी को समझ में आ गया 0 डिग्री लेटीट्यूड। 0 डिग्री लेटीट्यूड के बाद इस 0 डिग्री लेटीट्यूड के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड होता है और उस 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसी 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ होता है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये दोनों नाम आप हमेशा याद रखना। 0 डिग्री साउथ के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो यहां पर लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो लेटीट्यूड्स होते हैं वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कैसे बताती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है हमारा सन, ये अर्थ और ये भी अर्थ है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है टोटल 1 साल के अंदर, दैट इज 365 ईयर। दोस्तों, इन सभी बातों के साथ साथ में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि हम जब तक ज्योग्राफी पढ़े या फिर आपकी लाइफ में आपको जब भी ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिला है, इवन आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद भी आपको यह बात याद रखना है कि अर्थ एक सर्कुलर शेप में नहीं है। अर्थ अपनी एक्सिस से टिल्टेड है। जैसे अर्थ जो हमें दिखाई देता ना इस टाइप का, कि यहां पर नॉर्थ पोल होगा, यहां पर साउथ पोल होगा, ऐसा नहीं है। अर्थ का नॉर्थ पोल यहां पर है और अर्थ का साउथ पोल यहां पर है। अपनी जो एक्सिस है उस एक्सिस से 23, उस एक्सिस से, एक मिनट, अपनी उस एक्सिस से 23.5 डिग्री के एंगल के साथ अर्थ टिल्टेड है। तो अर्थ के टिल्टेशन के कारण क्या होता है, जब अर्थ, ये जो अर्थ है, सपोज करो मेरा हाथ अर्थ है, अर्थ ऐसी नहीं है, मैंने अभी क्लियर किया कि नॉर्थ पोल एकदम नॉर्थ में नहीं है और साउथ पोल एकदम साउथ में नहीं है, अर्थ अपनी एक्सिस से टिल्टेड है। तो जब अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो रिवॉल्यूशन के दौरान एक बार क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है, तो दूसरी बार जब अर्थ घूम कर आती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है। बोर्ड के ऊपर देखिए, यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है और यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसके अंदर इंडिया भी आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करेगा जून के टाइम में। जब जून के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करेगा, तो आपको खुद को पता है, आप इसी देश के निवासी हो, जून के टाइम में हमारे यहां समर का सीजन होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली हमारे पास आ रही है। वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट डायरेक्टली हमारे पास आ रही है। देयरफॉर इन द मंथ ऑफ जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। फिर अर्थ रोटेट होगी और रोटेट होने के बाद दिसंबर का मंथ आएगा। अब जब दिसंबर का मंथ आएगा, तो दिसंबर के मंथ में क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहां पर इंडिया मैंने आपको प्लॉट करके बताया था अभी, यहां पर वो इंडिया अब सन को फेस नहीं कर रहा। आप खुद देखो, इंडिया छुपा हुआ है। तो इस टाइम पर इंडिया के अंदर कौन सा सीजन होगा, इस टाइम पर इंडिया के अंदर सीजन होगा विंटर, जिसे बोला जाता है जाड़े से जनवरी भरी फूल लिए फरवरी खड़ी। मतलब जाड़े का मौसम होता है हमारे यहां जनवरी के टाइम पे। अब इस टाइम पर जनवरी और दिसंबर के टाइम पे हम सभी लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं एक फेस्टिवल का, जिसे हम बोलते हैं क्रिसमस। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, सभी क्रिसमस को ठंड में ही मनाते हैं। आप भी ठंड में ही मनाते होंगे, बट जो कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही, अब सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा इस टाइम पे दिसंबर में, समर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आने वाली कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका,
कि काफी सारी कंट्रीज और साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब दिसंबर के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होगा, विंटर होगा, क्योंकि दिसंबर के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस नहीं कर रहा। तो जितनी भी कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंक्लूडिंग यूरेशिया, एशिया और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, सारी की सारी कंट्रीज के पास क्या होगा, इस टाइम पर विंटर होगा। और विंटर में सेंटा क्लॉज के नाम के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बट वही तपती धूप और पसीने के साथ जो ऑस्ट्रेलिया और बाकी की सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है वो समर में सेलिब्रेट करेगी क्रिसमस को। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेटिट्यूड्स हैं, वो लेटिट्यूड्स क्या बताती है, वो लेटिट्यूड्स क्लाइमेट को बताती है कि एक बार सनरेज कहां तक जाएगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और दूसरी बार कहां तक जाएगी, 23.5 डिग्री साउथ तक। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही सन साल भर रहेगा। ठीक है, ये जो सन जो यहां पर है, सन की डायरेक्टली रेस इन दोनों लाइन के बीच में ही जाएगी बस। और ये जो पोलार एरिया है, इन पोलार एरिया पर सन की रेस अगर जाएगी भी तो स्लांटिंग फॉर्म में जाएगी। तो जब सन की रेस यहां पर स्लांटिंग मैनर में जाएगी तो मतलब यहां पर उतनी गर्मी नहीं मिल पाएगी, जितनी गर्मी, जितनी इंसोलेशन इस एरिया के अंदर होगी। देयरफॉर इस रीजन को हम बोलेंगे टोरिड जोन। टोरिड जोन वो जोन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो जोन जहां पर सन की डायरेक्टली रेज गिरती है। और ये जो रीजन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, इसके बियॉन्ड का जो रीजन है, दैट रीजन विल बी योर फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन मतलब यहां पर सन की रेस स्लांटिंग जाएगी। यही वो एरिया है जहां 6 महीने के दिन होंगे और 6 महीने की रात होगी। आगे कभी हम डिस्कस करेंगे कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। अगर इतने बड़े दिन और इतनी बड़ी रात अगर हम आज बिताने लग गए तो नवंबर का महीना आ जाएगा जिसमें आप सभी लोगों की एग्जाम है, तो हम उस बारे में और कभी बात करेंगे। तो ये था दोस्तों लेटिट्यूड्स के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स देखी, लेटिट्यूड्स कैसी पैरेलल है वो देखा। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। ये होती है लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज टर्म्ड एज प्राइम मेरिडियन। ये जो है इट इज द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड भी कुछ लॉन्गिट्यूड्स है और प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड भी कुछ लॉन्गिट्यूड्स है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो हमारा ग्लोब होता है, उस ग्लोब को टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ने कवर करके रखा हुआ है। इट मींस हमारी अर्थ सरफेस पर टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थ एक दिन के अंदर 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती, एक सर्कल घूम जाता है पूरा, दिन से रात से अगेन दिन निकल जाता है। 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर अर्थ कितना रोटेशन कंप्लीट कर देता है हमारा, 360 डिग्री का। तो जब 360 डिग्री को अर्थ कब कंप्लीट करेगा, अपने रोटेशन के दौरान। इसी के अलावा जैसा कि मैंने लेटीट्यूड के बारे में बताया था कि लेटीट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस होती अर्थ के सेंटर से लेके तो अर्थ की सरफेस की। एग्जैक्टली सेम वे में लॉन्गिट्यूड्स भी वही डिस्टेंस होती अर्थ के सेंटर से लेके तो अर्थ के सरफेस पर। बट ये डिस्टेंस बताती है ईस्ट टू वेस्ट और लेटीट्यूड डिस्टेंस बताती है नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद लॉन्गिट्यूड्स के बारे में दूसरा फैक्ट, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल। जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स आप सब देख पा रहे हो कि ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये सब लॉन्गिट्यूड्स अपनी लेंथ में बराबर है। किसी भी लॉन्गिट्यूड के बीच में कोई डिस्टेंस, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स अपने आप में इक्वल है। बट लेटीट्यूड के साथ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी लेटीट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, और जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं सारी की सारी लेटीट्यूड्स छोटी होने लग जाती। अब यहां पर हम एक टर्म देख रहे हैं, दैट लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाइड टाइम। लॉन्गिट्यूड्स टाइम कैसे बताती है? तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं सिवाय 2 प्लैनेट के। नाम नोट करना, यूरेनस एंड वीनस, या फिर आप इसको यूवी नाम से भी याद रख सकते हो, वी यू नाम से याद रख सकते हो। वीनस
तो यूरेनस, ये दोनों ऐसे अपवाद है जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी के सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे। तो जब ये अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगी तो सन कहां से निकलेगा? ईस्टर्न साइड से, और ईस्टर्न साइड से सन की रेस आएगी, इसलिए तो हम बोलते हैं सनराइज ईस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की है, सन तो फिक्स है। अर्थ जब ऐसे घूमेगी तो ईस्टर्न साइड पहले फेस करेगा, फिर घूमते हुए वेस्टर्न साइड आएगा। तो अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट घूमना अर्थ के ऊपर ईस्टर्न साइड से सनराइज का कारण बनता है। अब जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो रोटेट करने के कारण क्या होता? पहले सनलाइट यहां गिरी, फिर सनलाइट यहां गिरी, फिर सनलाइट यहां गिरी। इस टाइप से सनलाइट धीरे 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 बढ़ती बढ़ती कहां तक जाती है? पूरे ग्लोब को कवर करती है। जब अर्थ का एक हिस्सा सन को देखता है उसी टाइम अर्थ के पिछले वाले हिस्से तक रात होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अर्थ के टाइम जोन को बताता है। टाइम जोन्स क्या होते हैं? देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम समझ लेते हैं जाते जाते। ये चीज एक अच्छा पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल हमारी अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। अर्थ 24 आवर्स में इन लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेता है। तो एक घंटे में अर्थ कितने लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेगा? एक घंटे में अर्थ कवर करेगा 15 डिग्री। तो इसी 15 डिग्री के साथ साथ एक एक घंटे में सन आगे बढ़ेगा। तो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा। जैसे इंडिया की का जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जोन है, इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट है, मतलब इस ग्रीनविच लाइन से इंडिया ईस्टर्न साइड है, और ईस्टर्न साइड भी कितना है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री अगर सन ईस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है, तो क्या होगा? इस 82.5 डिग्री में कितने आवर्स होंगे? अभी हमने निकाला था, एक घंटे में 15 डिग्री होती है, तो 82.5 में कितना होगा? 5.30, 5.5 घंटे। आप कैलकुलेट करके देख लेना कि एक घंटे के अंदर 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है, तो 82.5 डिग्री को रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगेगा? तो वो जो टाइम लगेगा दैट इज दी 5:30, 5.5 घंटे। इट मींस कि ये जो ग्रीनविच लाइन है, इस ग्रीनविच लाइन से हम 5:30 आवर अहेड हैं। क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो पहले ईस्टर्न पार्ट सन को फेस करेगा। तो हमारे यहां इंडिया के अंदर ग्रीनविच टाइम के कंपेयर में 5.5 घंटे पहले सूरज निकल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इंडिया की एक लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया जिसको 82.5 डिग्री बोलते हैं, जहां से इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जोन पास हुआ। दोस्तों इस टाइम जोन को हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी डीप में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें तेजी से आगे बढ़ना है, तो हम कैलकुलेशन और उन चीजों पर कम ध्यान दें जहां से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर या फिर इस लास्ट स्लाइड में हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा तो लॉन्गिट्यूड में हमने देखा कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सारी लॉन्गिट्यूड्स बराबर होती है। ठीक है, अब हमने लेटीट्यूड भी पढ़ लिया और लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिया। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है जो कि एनडीए 2021 में जीएटी के पेपर में पूछा हुआ था, जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर पूछा हुआ था, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर को लेकर कुछ स्टेटमेंट को देखिए और इनमें से बताइए सही जवाब कौन सा है। फर्स्ट, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता लाइट ईयर? दूसरा, लाइट ईयर इज द यूनिट टू मेजर वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। क्या ईयर नाम है तो ये सबसे ज्यादा टाइम इंटरवल को मेजर करता है? तीसरा, लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3, 2 3, 1 2 या फिर 1? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। यह क्वेश्चन फिलहाल इसी बार हमारी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। मैं पूरी आपसे उम्मीद रखता हूं कि इसका सही आंसर आप सभी लोग करोगे। इसी के साथ हम हमारी प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।